माँ जी, मैं जब से शादी करके आई हूँ पूरे परिवार से मिल चुकी हूँ, पर बड़े भैया की वाइफ संध्या भाभी कहीं दिखाई नहीं देती। और तो और वो मेरी शादी के किसी भी फंक्शन में दिखाई नहीं दी। बहू, मुझे पता था तो ये जरूर पूछेगी। जमाना पूछता है भाई, और सभी मुझ पर ही दोष मरते हैं। अरे माँ जी, पहेलियाँ क्यों बुझा रही हैं? साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। आएगी भी नहीं बहू, सच किसी को समझ में नहीं आता। अरे माँ, भाभी क्या हुआ? क्या बात चल रही है? अभी अभी तो आप आई हो, ऐसी क्या बात होगी सास बहू में कि खत्म ही नहीं हो रही? अरे टीना बेटा, ये छोटी बहू तेरी बड़ी भाभी संध्या के बारे में पूछ रही थी। वो कहाँ है, शादी में दिखाई नहीं दी। अब किस मुंह से राधा बहू को बताओ वो कहाँ है? माँ जी, बताने को क्या है, इसी मुंह से बता दीजिए। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा जाने कौन सी गुफ्तगू चल रही है सास बहू में। माँ, हमारे तो कर्म ही फूटे थे जो वो महारानी हमारे घर आई थी। बता दीजिए कहाँ है। क्या बताऊं बहू, दुनिया भले ही मुझे दोष दे, ये दुनिया की रीत है, पर सच तो ये है कि संध्या बहू ने घर में कलेश किया और अपने मायके रहने चली गई। 1 साल हो गया, जाने कितनी बार मेरा बेटा लिवाने गया, पर कहती है जब तक सास है घर में नहीं आऊंगी। बेटा, अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँ? पर ऐसे कैसे भाभी अपना बसा बसाया घर छोड़कर चली गई? जरूर कोई बात होगी। क्या बात होगी बहू, अपनी मर्जी की मालकिन थी वो। 9 बजे सो के उठना, घर के कोई काम न करना, फिर शाम को बेटे से कलेश करना। बेटा, मैं और तेरी ननद सुबह से शाम तक काम में लगे रहते, फिर भी तेरी भाभी के नखरे सहते। मैंने घर की सुख शांति के लिए अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था बेटा, पर वो मुझ पर जो जुल्म करती थी तेरे जेठ से बर्दाश्त न हुआ। वो उसे समझाने लगा तो संध्या लड़ने लगी और हमें धमकी दी, अपना झोला टांग के अपने मायके चली गई। तो क्या आपने उन्हें हमारी शादी में भी नहीं बुलाया? नहीं बुलाया मतलब? पैर तक पड़े बेटा कि खानदान की इज्जत का सवाल है, घर आजा बहू, पर वो है कि टस से मसा हुई। भाभी, बस अब बहुत होगी संध्या भाभी की बातें। आप बहुत थकी होंगी, चलिए जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए। हाँ बहू, छोड़िए सब बातें, जा जाकर खाना खा ले और आराम कर ले। जी माँ जी। माँ, क्या उल्लू बनाया आपने, छोटी भाभी को मारना पड़ेगा आपके दिमाग को। और एक्टिंग के मामले में तो आपने डेली सोप की सास को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे तू ये बताइए, तारीफ थी या ताना? छोड़ो ना माँ, आपने क्या ही लपेटा है, छोटी भाभी को बहुत होशियार बन रही थी। हाँ, होशियार तो बन रही थी, इससे ना थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, और ध्यान रहे इसे कभी सच ना पता चले, क्योंकि लीला सदन में राज तो बस लीला का ही चलेगा। तू तो बस देखती जा बेटा, मैं इस राधा को कैसे उंगलियों पर नचाती हूँ। हाँ माँ, वो तो है, राज तो आपका ही चलेगा। अगर कोई चलती फिरती आग में हाथ डालेगा तो चलेगा ही। तो भाई ये है लीला सदन, जहाँ सिर्फ घर की मालकिन लीला का ही राज चलता था। अगर किसी ने भी लीला के सिंहासन को हिलाने की कोशिश की तो उसे सीधा बाहर का रास्ता देखना पड़ता था। हमारी संध्या भी लीला की शिकार हो चुकी थी, पर इस बात से बेखबर सास की बातों में आकर हमारी राधा बहू तो लीला भक्त बन गई थी। मैं अभी ना कितनी पागल हूँ, आते ही जाने कितने सवाल माँ जी से कर डाले। बेचारी माँ जी तो कितनी अच्छी है, साक्षात देवी है देवी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो जेठानी जी के लिए उनसे पूछताछ कर रही थी। पर क्या वाकई माँ जी सच कह रही थी? भाभी ने भी अपना बसा बसाया घर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया होगा। अरे मैडम, अकेले में क्या बड़बड़ाने लगी हो, जरा हमें भी तो बताइए। जी वो कुछ नहीं, मैं बस संध्या भाभी के बारे में सोच रही थी। नाम मत लो उनका, उन्होंने जो हमारे परिवार के साथ किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। अच्छा होगा तुम दोबारा मेरे सामने उनकी बात मत करना। पर मैं परवर कुछ नहीं, सो जाओ जल्दी, उठना है जल्दी तुम्हें। माँ सुबह 5 बजे चाय पीती है। क्या 5 बजे? हे भगवान, मैं तो कभी 9 बजे भी सोकर नहीं उठी। 5 बजे उठकर कौन बनाएगा? पर बनानी तो पड़ेगी वरना सब नाराज हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, अलार्म सेट कर लेती हूँ। राधा ने सुबह 5 बजे का अलार्म सेट किया और घोड़े बेचकर सो गई। पर ये क्या, अलार्म बज बज के बंद हो गया, पर हमारी राधा की आंख खुली 8 बजे। तेरी इतनी देर हो गई। माँ जी नाराज ना हो जाए, एक काम करती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ। पर मैं आराम से भी तो नहा सकती हूँ, माँ जी तो वैसे भी देवी हैं। पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर नहा लूंगी। रात को भी ढंग से खाना नहीं खाया था। राधा ने नाश्ता बनाया और सबका निकाल कर खुद चुपचाप से खाने लगी। दूसरी तरफ सास लीला गुस्से से आग पुपला थी। अरे लीला देवी, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई जिसमें तुमने इतना कलेश कर रखा है? बस चाय ही तो नहीं बनाई बहू ने,
मैंने बना कर दी, बात खत्म। वो क्या यहाँ सोने आई है? आज तक मेरी चाय कभी लेट नहीं हुई। आज मैंने 5:30 बजे चाय बनाकर पी है, वो भी जब आपने दी तब। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में क्यों ना हो, बहू के आते ही उसके पल्लों से बन गए। 8 बज गए पर अभी तक चाय नहीं मिली। क्या ये दिन देखने को बहू को घर में लाई थी? माँ चुप करिए, वो देखिए छोटी भाभी आ रही है। माँ जी नाश्ता। ये क्या है बहू, कचौड़ी और चाय? वो माँ जी दरअसल मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है तो मैंने बना ली। आप सब भी खाओ ना, बहुत अच्छी बनी है। ये क्या भाभी, माँ कचौड़ी नहीं खाती। सुबह नाश्ते में पोहा इडली ये सब हल्का खाती है, और वैसे भी घर में नाश्ता खाना सिर्फ उनकी पसंद का बनता है। आपको अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? पर ये क्या बात हुई ननद जी, घर में जब 10 लोग रहते हैं तो नाश्ता खाना भी सबकी पसंद का बनना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम माँ से बहन से जुबान लड़ा रही हो। अपना बेटा ठीक ही तो कह रही है बहू, घर में सबकी पसंद का खाना होना चाहिए। जाने कितने अरमान थे मेरे कि तुम आओगी, माँ की सेवा करोगी, बड़ी भाभी की तरह नहीं कि सिर्फ खुद से ही मतलब। तो भैया सासू माँ ने खेल दिया इमोशनल गेम और पति से हमारी राधा को सच्ची सामने पड़ गई डांट। अगले दिन, अरे बहू रात का इतना सारा खाना खराब कर दिया। बेटा चीजें पैसे से आती है, फ्री में नहीं। माँ जी सिर्फ 4 रोटियां तो है। वो दरअसल ये कल रात में पाव भाजी ले आए थे तो मैंने खा ली, फिर भूख ही नहीं रही कि खाना खाओ। और ये अभी 2 तरह की सब्जी और 2 दाल क्यों? माँ जी वो मेरी ना हमेशा से आदत है, एक सूखी सब्जी एक ग्रेवी की सब्जी, 2 दाल और अचार पापड़ के साथ खाना खाने की। ठीक है बहू, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि खाने की बर्बादी ना हो। ये मत सोचना कि सास ताका झाकी कर रही थी। ये माँ जी भी ना हर छोटी छोटी बात पर टोका टाकी ताक झाक करती रहती है। ऐसे मुझे डांटती रहती है, पर अजय जी और बाकी सबके सामने तो ऐसा लगता है जैसे जुबान से शायद टपक रहा हो। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनके चेहरे पर नकाब है। टीना तो ऐसी ही है, कहीं इसी वजह से तो संध्या भाभी घर छोड़कर नहीं चली गई। एक बार संध्या भाभी और अतुल भैया से बात करके देखती हूँ। भैया मुझे ना संध्या भाभी का फोन नंबर चाहिए। क्यों राधा, तुम्हें उससे क्या काम? और वैसे भी हमारे घर में उससे कोई बात नहीं करता। उसने जो हम लोगों के साथ किया है वो हम कभी भूल नहीं सकते। भैया ये तो मुझे नहीं पता आपके बीच नाराजगी की क्या वजह है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ पार्टनर है। समस्या से रिश्ते को खत्म करना ठीक नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान जरूरी है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, पर ये लो उसका नंबर, तुम्हारा मन है तो बात कर लो। जी भैया। हाँ ये भी पूछ लेना उसके पापा मम्मी कैसा है। हाँ भैया चिंता मत करो, मैं उनका हालचाल पूछ लूंगी। हेलो भाभी, नमस्ते, मैं आपकी देवरानी राधा बोल रही हूँ। खुश रहो राधा, तुम्हारी शादी का पता चला, आने का बहुत मन था पर क्या भाभी? मेरा आना शायद माँ जी को अच्छा ना लगता, और फिर मेरी वजह से उनको इतनी समस्या है तो आकर उनकी समस्या क्यों बढ़ानी। पर भाभी यहाँ भैया भी तो है जो शायद हर रोज आपका इंतजार करते हैं। अगर वो वाकई मेरा इंतजार करते तो आज 1 साल हो गया। कभी तो लेने आते, कभी तो कोई मिलने आता, कोई एक फोन करता। अब बिना बुलाए मैं कैसे आऊं? कोई नहीं, इनको एक बार ही सही लेने तो आना चाहिए था। मतलब माँ जी झूठ बोल रही थी? यहाँ से सब उन्हें लेने गए और वो नहीं आई। अब चाहे जो हो जेठानी जी, आपको तो हम घर वापस लेकर आएंगे। पर भाभी ऐसी क्या बात है जिससे आप अपने मायके में रह रही हो, यहाँ नहीं आ रही हो? ऐसा क्या हुआ था? हर बात पर सब बस मेरी गलती बता देते थे, और एक बार तो हाथ हो गई चोरी। भाभी, ओ भाभी। हाँ ननद जी अभी आई। आप बुला रही थी ननद जी? हाँ बुला रही थी, ऐसे तो कान बजे नहीं होंगे आपकी भाभी। जाइए कॉफी बनाकर लाइए मेरे और मम्मी के लिए। जी ननद जी। कुछ देर बाद, देख रही हो माँ कैसे भाभी हर काम में अपनी चलाती है। उठती अपने मन से दोपहर में है, खाना अपने मन का बनाती है, और तो और अब तो अजय भैया भी उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। आज तो उन्होंने अतुल भैया से संध्या भाभी का नंबर भी लिया और उनसे छिप छिप कर शायद बात कर रही थी। देख रही हूँ बेटा, सब देख रही हूँ। हाँ माँ आप तो देखती रह जाओगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये घर लीला सदन से राधा सदन हो जाए। वो देखो महारानी बन ठन के आ रही है। बहू कहाँ जा रही हो? वो माँ जी दरअसल आज उनके साथ शाम की कॉफी के लिए जा रही हूँ। ये सही है भाभी, आपकी तो यहाँ आकर मौज होगी।
अपने घर पर तो कभी कॉफी देखी भी नहीं होगी, यहाँ आकर कैफे में पीने जा रही हो। सही कहा, नहीं देखी इसलिए तो जा रही हो। आप तो अपने मायके में पी रही हो, शादी के बाद बाहर मत जाना कॉफी पीने। पर विजय कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा। वो माँ जी, इन्होंने कहा था कि वो मुझे बाजार में ऑफिस के बाद मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, जाओ। जी माँ जी। देखा माँ कैसे मटकते हुए जा रही है। और भैया को देखो, जब से ये आई है कितना बदल गया है। मैडम को कॉफी पर बुला रहे हैं और हम यहाँ खुद बनाकर पिए, पूरे जोरों के गुलाम बन चुके हैं। और दोपहर के खाने का समय याद है कैसे बड़े भैया और सब इसके खाने की तारीफ कर रहे थे। सब याद है, कुछ नहीं भूलियो। तो चिंता न कर, इसकी अकल मैं ठिकाने लगाऊंगी। और इससे ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की ना तो इसे भी संध्या की तरह मायके का रास्ता दिखा दूंगी। और भैया, जब संध्या का सामान पैक हुआ था तो अतुल कुछ बोल पाया था? उल्टा उसने ही संध्या का सामान कमरे से बाहर फेंका था। तू तो बस देखती जा अपनी माँ का कमाल। कथनी करनी में फर्क होता है माँ, पर चलो आप कह रही हो तो देख लूंगी। इस तरह मनमोजी राधा सारे काम अपनी मर्जी से करने लगी। घर पर भी काफी खुलकर रहती, घूमती फिरती। ये बात ननद टीना और सास को नागफनी के कांटे की तरह चुभती। एक दिन लीला की सबसे खास सहेली मिसेस पारिक मिलने आई। ये दोनों एक ही थाली की चट्टी बिट्टी थी। बड़ी बहू को तो जैसे तैसे घर से बाहर किया, अब इस छोटी को भी निकालना होगा, नहीं तो ये तो मेरी गर्दन पर सवार हो जाएगी। मुझे ऐसा खेल खेलना होगा कि खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाए। अरे लीला, क्या बात है, आजकल काम करती ज्यादा दिख रही हो। लगता है छोटी बहू ने लीला सिंहासन हिला दिया है। उसके आगे तुम्हारी एक नहीं चलती। मैं तो कहती हूँ काशी निकल जाओ और भगवान का नाम लेते ही नरक निकल जाना। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है या फिर तू मुझे जानती नहीं है? अरे रे, तू बुरा मान गई। मैं तो इसलिए कह रही थी कि छत से देखती रहती हूँ छोटी बहू कैसे बन ठन के रहती है, आए दिन विजय के साथ घूमना फिरना, और तू घर का काम करती रहती है। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया तो सोचा तूने बड़ी बहू को तो निकाल दिया, अब छोटी को कब निकाल रही है? सुनना है आजकल लीला सदन में राधा बहू की बहुत चलने लगी है। खूब समझ रही हूँ तेरी बातों को, पर तू बस अब देखना, इसे भी ऐसे फंसाऊंगी कि ये खुद रोती हुई घर से भाग जाएगी। गुस्से की आग में जल रही लीला अगले दिन राधा के बनाई पनीर की सब्जी में ढेर सारी मिर्ची मिला देती है। अब देखना खाने पर सबके सामने कैसे इसकी बेइज्जती करती हूँ। हाँ माँ, रोनी से शक्ल हो जाएगी, बहुत नेता बनती फिरती है ना आजकल। ओहो माँ जी, तो ये सब चल रहा है। हाँ, तो एकता कपूर के डेली सोप की साथ से भी 1000 कदम आगे निकली। पर मैं बेचारी सीधी सादी संध्या भाभी नहीं हूँ। आपकी हर चाल का जवाब है मेरे पास। फिर क्या भाई, राधा ने लिया 1 कटोरी दही और पनीर की सब्जी में मिला दिया, जिससे मिर्च का तीखापन दूर हो गया। पनीर की सब्जी तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो गई। अरे वाह, आज तो राधा तुमने बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बनाई है। ऐसी सब्जी तो पहली बार खा रहा हूँ। हाँ बहू, वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाई। राधा की तारीफ सुनकर सास ननद जल भूनकर राख हो गई। अगले दिन छोटी बहू राधा सास के कमरे के पास से गुजर रही थी तब तो तय रहा, हम छोटी बहू पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे और उसे बदनाम कर देंगे, फिर बेचारे घर वाले खुद ही उसे निकाल देंगे। ये सुनकर छोटी बहू चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तुरंत ही वो खुद को संभालती है। अब समझ में आया, बड़ी भाभी के साथ भी यही किया था, मगर इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सासू माँ की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। राधा चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अपनी जेठानी से फोन पर बात करती है। भाभी, आप जहाँ भी हैं वापस घर आ जाइए। मैंने सासू माँ की पूरी प्लानिंग समझ ली है, अब उन्हें उनकी चाल का जवाब देने का समय आ गया है। पर ये सब तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कल सुबह 11 बजे तक आ जाना, सब समझ में आ जाएगा। राधा जेठानी संध्या को सारी बातें समझाती है और उसे घर आने के लिए मना लेती है। संध्या भी कुछ सोचकर राधा की बात मान जाती है। भाई माने भी क्यों ना, बात चाहे कोई भी हो, वो संध्या अपने पति परमेश्वर अतुल को अक्सर बहुत याद करती थी। सुबह के समय अपने प्लान के अनुसार सास चोरी का इल्जाम लगाने के लिए सभी घर वालों को इकट्ठा करती है। छोटी बहू ने अलमारी से पैसे चुराए हैं, अब ऐसी बहू को हम घर में नहीं रख सकते। अपना झोला उठाओ और अभी के अभी निकलो मेरे घर से। मेरे इस घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। माँ जी, ये आप कैसे कर सकती हैं? मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। अच्छा, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। टीना, कल शाम जब मैं पूजा करने गई थी तब तुमने कमरे से चोरी छुपे निकलते इसे देखा था ना? माँ, सिर्फ निकलते नहीं बल्कि हाथों में रुपये लिए भी देखा था।
माँ जी, ऐसे झूठे इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मैं संध्या भाभी नहीं हूँ। आपके हर चाल का जवाब है मेरे पास। राधा मुस्कुराती है और बड़ी बहू को देखकर इशारा करती है। सासू माँ, आपने पहले भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, अब छोटी बहू के साथ भी वही कर रही हैं, लेकिन इस बार आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। छोटी बहू अलमारी की एक चाबी सास के पल्लू से निकालकर सबके सामने रख देती है। सासू माँ, जब अलमारी की चाबी आपके पास थी तो मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ? असल में साजिश कोई और कर रहा था। उसने ही ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर जिठानी जी को घर से बाहर निकाला, और ये सब करने वाला और कोई नहीं, सासू माँ ही है। ये क्या कह रही हो राधा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास तुम्हारी बात का? और संध्या, तुम हमारे घर से हमारी माँ के 2000 रुपए चुराए थे, अब दोबारा किस मुंह से वापस आई हो? निकल जाओ यहाँ से। भैया, भाभी तो कहीं नहीं जाएगी, और आपको सबूत देखना है ना? ये देखिए, ये वीडियो ये माँ जी और ननद जी का है, जिसमें मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकालने की साजिश की जा रही है। वीडियो देखकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। सास ननद का तो चेहरा ही उतर जाता है। अब समझ में आया कि पहले बड़ी बहू को क्यों निकाला गया। लीला, ये सब तुम्हारी चाल थी। घर के नियम सबके लिए एक है। अपना थैला अपने मायके के लिए बांध लो। और टीना, तू जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले करता हूँ ताकि तुझे भी ये सब समझ में आए कि तूने अपनी भाभियों को कितनी तकलीफ दी। अतुल, आज से ही लड़का ढूंढना शुरू कर दे। घर के सभी लोग सास को घूरने लगते हैं और अतुल संध्या से माफी मांग लेता है। वहीं सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन अब हमें घर से निकालने की बात मत सोचना। हम इस घर की बहुएं हैं और यहीं रहेंगी। और हाँ, अब घर में कोई भी साजिश नहीं चलेगी। हे भगवान, इस राधा की बच्ची ने तो मेरे कान काट लिए। मैं इसे सीधी सादी समझती थी, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा सवा शेर निकली। सुशीला के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे के लिए लड़की देखने वो अपने बच्चों और पति के साथ प्रिया के घर आई हुई थी, जहां आधे घंटे में 8 सदियों जितनी इंसल्ट उसकी ऑलरेडी हो गई थी। शादी के बाद तुम सूट पहन सकती हो। ये क्या बात हुई आंटी जी? ये किस जमाने में रह रही है आप? यहाँ मेरी मम्मी जींस पहनती है और मैं हॉट पैंट। अपने ससुराल में ज्यादा से ज्यादा नी लेंथ के कपड़े पहन लूंगी मैं। अरे तुम तो नाराज हो गई बेटा। मेरे कहने का मतलब था घर के फंक्शन में सूट पहन लेना। फंक्शन में डीप नेक के ब्लाउज और लहंगे पहने जाते हैं आंटी जी, वो भी विदाउट दुपट्टा। विदाउट दुपट्टा? और नहीं तो क्या भाई साहब, अपनी बेटी को घूंघट के अंदर दबाए रखने के लिए थोड़ी ना आपके घर भेजेंगे हम। वैसे शादी का क्या सोचा है आपने? किस रिसोर्ट में करेंगे शादी? विनोद धर्मशाला अच्छी है आंटी जी। 400-500 लोग आराम से लॉन में आ जाते हैं। ये क्लास है आप लोगों की। यहाँ मेरी बेटी इटली के रिजॉर्ट में 40-50 लोगों के साथ शादी करना चाहती है, डेस्टिनेशन वेडिंग, और तुम 400-500 लोगों की सोच रहे हो। सो क्लासलेस पीपल यू आर। अब समझ में आ रहा है मुझे क्यों आपके प्रेम की शादी 30 की एज तक नहीं हुई। फिर वही कहानी, फिर वही बातें। पता नहीं भैया का रिश्ता करने मम्मी हमें क्यों ले आती है। अब कुछ देर बाद ये लोग हम पर भी आने वाले हैं भैया। और हम सबको अलग अलग सुनाने के बाद कहेंगे हमें ये शादी करनी ही नहीं थी, हम तो बस आप लोगों का टेस्ट ले रहे थे। और 2 घंटे बाद वही होता है जो करण कह रहा था। आप लोगों का चेहरा देखकर ही समझ गए थे हम कि आप लोगों का क्या क्लास है। अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करेंगे क्या? हम तो बस देख रहे थे कि आप लोग कितना गिर सकते हैं, लाइक विंडो शॉपिंग। पर आप लोग तो काफी ज्यादा गिरे हुए निकले। और मेहमानों को चाय नाश्ते की जगह 10 बातें और डायलॉग सुनाकर लड़की वाले विदा कर देते हैं। कार में बैठा शर्मा परिवार अपने घर लौटते हुए थोड़ी देर पहले हुए वाकये पर चर्चा करने लगता है। हो गई तुम्हें शांति मम्मी? मैं तो प्रिया का प्रोफाइल देखकर ही समझ गया था कि ये लड़की ड्रामे करेगी, पर तुम तो सुनना ही नहीं चाहती हो। जाते ही प्रिया के हाथ में 5100 रुपया रख दिए। फायदा तो हुआ नहीं, 5000 का नुकसान हो गया, सो अलग। सिर्फ 5000 का नुकसान नहीं हुआ है बेटा, किराए की गाड़ी थी, फिर पेट्रोल डलवाया, ड्राइवर का खर्चा। अभी घर जाकर ये पैसे ड्राइवर को देने पड़ेंगे कि नहीं? और मैंने ये सूट लिया, इसका भी तो खर्चा लगा ना मम्मी। तुम लोगों की सोच जिस जमाने की है ना मम्मी, लोगों की सोच वैसी नहीं रह गई। सिर्फ दिखावे से ये दुनिया चल रही है, और जब तक हम सीधे बने रहेंगे भैया की शादी नहीं होने वाली। और मैं तो बता दे रहा हूँ, आगे से तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि और जिल्लत मुझसे सही नहीं जाएगी।
और इस बार भी सिर्फ निराशा हाथ लेकर शर्मा परिवार वाले वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन सुशीला को उसकी बहन का फ़ोन आता है। तुम तो अपने बेटे की शादी करती रहेगी सुशीला। चल कोई बात नहीं, तू नहीं बुला रही मुझे प्रेम की शादी में तो क्या हुआ, मैं तुझे बुला लेती हूँ। मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है, 2 महीने के अंदर शादी है, शॉपिंग शुरू कर दे। और हाँ, टिकट ना अभी से बुक करा लेना, क्योंकि उस वक्त फिर रिजर्वेशन नहीं हो पाता। तेरे बेटे की शादी लग गई? मेरा मतलब वो तो कुछ कमाता भी नहीं है। मेरा तो कम से कम घर अपना है। तेरे घर पर तो तेरी जेठानी ने वैसे ही केस कर रखा है। तो लड़की वाले इतने सब के बाद राजी कैसे हो गए? अरे तू तो घर की है, जानती है ना, ये बातें लड़की वाले थोड़ी ना जानते थे। दिखावे का ज़माना है। मेरा मुन्ना जिस भी शादी में जाता था वहाँ अंग्रेज़ी बोलता था, 10 रुपये की गड्डियाँ उड़ाता था। मैंने भी ये साड़ी वाड़ी पहनना छोड़ दिया और किटी पार्टी करने लग गई। साल तो गया दिखावे में, कुछ पैसे भी गए, पर चलो बेटे का रिश्ता तो हो गया। एक बार लड़की घर आ जाए उसके बाद क्या, आ जाओ फिर से अपने अवतार में। मैं तो तुझे भी यही सलाह देती हूँ, सच्चाई दिखाती रहेगी ना तो आज क्या, आज से 10 साल बाद भी मैं तुझे कॉल करूँगी तो तू प्रेम की शादी को रो रही होगी। आज नंदिनी की सोच, अगर भाई का ही रिश्ता नहीं हुआ तो लोग नहीं सोचेंगे कि घर की लड़की में ही ज़रूर फॉल्ट होगा। सुशीला को उषा की बातों में दम लगता है और रात को वो खाने के टेबल पर सभी के सामने इस बात को छेड़ती है। बिल्कुल ठीक कहा मौसी ने मम्मी, वरना जिस तरह भैया के लिए लड़की वाले मना कर रहे हैं, मेरे साथ तो लड़के वाले दुर्गति कर देंगे। कहेंगे अपने मायके में इतने रेस्ट्रिक्शंस में रहती थी तो यहाँ तो और रिस्ट्रिक्शन में रहो। मिलेगा ही नहीं लड़का। लोग सोचेंगे जिस घर में कोई लड़की नहीं दे रहा उस घर की लड़की हम लाए क्यों? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। दिखावा ही करना है ना तो हम करेंगे। बहुत दिन यूट्यूब पर भजन सुन लिया मैंने, अब अंग्रेजी गाने सुनने का वक्त आ गया है। अब मैं करूँगी यूट्यूब का सही इस्तेमाल, और तुम सब भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी ज़रा से इंग्लिश तुम लोगों को आती नहीं। ऐसा नहीं है मम्मी, बोलो तो बोल के दिखाओ, टू द प्रिंसिपल। अरे तेरी इन्हीं हरकतों के कारण तेरा रिश्ता नहीं हो रहा। तेरी माँ जो कह रही है वो बात मान। वो आजकल के बच्चे क्या हो गया है, जेंट्स बनना पड़ेगा हमें। अगली सुबह जो सुशीला हमेशा मंदिर जाए बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करती थी, आज वो मंदिर ना जाकर तैयार होकर हॉल में बैठ जाती है। तुम तो मेरे अंदर हो भगवान, यहीं से मेरा नमन स्वीकार करो। अब तो तेरे मंदिर में तब ही आऊँगी जब प्रेम का रिश्ता हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इन मोहल्ले की औरतों के बीच ये दिखाना होगा कि मैं पूरी तरह से मॉडर्न हो चुकी हूँ। सुशीला एक एक कर अपनी सारी सहेलियों को कॉल करती है और फ़ोन कॉन्फ्रेंस में करती जाती है। अब कौन से मंदिर तीरथ जाने की सोच ली तूने? अरे पागल वागल है क्या तू? मैंने तो तुझे इसलिए फ़ोन किया था कि यहाँ एक नया कैफ़े खुला है, महेश बता रहे थे, तो चलेगी क्या? तू भाई साहब का नाम ले रही है और तू जाएगी कैफ़े? अरे तू तो कॉफ़ी पीती नहीं थी। अरे वो दिन गए, अब बच्चे हो गए मॉडर्न, वो भी चाहते हैं कि माँ बदले, तो मैं भी बदल गई। चलो 1 घंटे में कैचअप करते हैं। आज सुशीला न नाश्ता बनाती है न दोपहर का खाना, क्योंकि वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में थी। अब माँ मॉडर्न बनी थी तो नंदिनी कैसे पीछे रहती। नंदिनी भी सज धज कर अपने कॉलेज चली जाती है। बहुत ही कम टाइम में पूरा शर्मा परिवार सभी लोगों के बीच में काफ़ी मॉडर्न साबित हो जाता है। पायल सुशीला और उसके परिवार वालों को बहुत करीब से जानती थी और उनके नए अवतार को देखकर इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि अपनी एक सहेली की बेटी से प्रेम के रिश्ते की बात चला देती है। मेरी बात मानो भाभी, हमारी पूजा बहुत खुश रहेगी इन लोगों के घर में। अरे जिसकी सास खुद जीन्स और स्कर्ट पहनती है वो अपनी बहू को क्या दुख देगी। लड़का भी ना अभी फॉरेन जाकर आया है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना, कैफ़े में घूमना, किटी पार्टियाँ करना, और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि रसोई में 3 टाइम खाना बनेगा। अरे टेंशन वाली बात ही नहीं, हमारी पूजा तो राज करेगी राज। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी को इतने अच्छे घर में ना भेजना चाहेगी। पूजा के घर वाले पूजा का रिश्ता लेकर शर्मा निवास पहुंच जाते हैं। अपने बेटे के रिश्ते के लिए बेकरार सुशीला इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहू बनकर पूजा आ जाती है शर्मा निवास में। घूंघट में अपने कमरे में शर्माती हुई पूजा प्रेम का इंतजार कर रही थी। तभी प्रेम दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। दूध टेबल पर रखा है। तुम दूध पीती हो पूजा? अच्छा कोई बात नहीं, पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, वो भी छोटे से पैक के साथ। क्या? और नहीं तो क्या। और क्या ज़रूरत थी तुम्हें शादी में इतना हैवी लहंगा पहनने की? टी शर्ट ट्राउज़र में कर लेते शादी। बेकार में ही थक गई ना तुम। मुझे तो ये 400-500 लोगों की शादी पसंद ही नहीं। 50 लोगों को ले आओ,
और डेस्टिनेशन वेडिंग कर लो। पर तुम भी इकलौती बेटी हो तो तुम्हारे रिश्तेदारों और परिवार वालों के भी सपने थे। तुम्हारी शादी में एंजॉय करने का हक भी तो नहीं छीन सकता था ना मैं उनसे। शादी में लोग ही नहीं तो क्या मज़ा प्रेम जी, और दुल्हन बनना तो लड़की का सपना होता है, ये मौका कैसे जाने देती मैं। ये किस ज़माने में अटकी रह गई तुम पूजा। और प्रेम जी क्या होता है, कॉल मी प्रेम। अपने पति का ये रूप देखकर पूजा तो शॉक हो जाती है। यहाँ महेश भी इस विदेशी एक्टिंग से थक चुका था। आज बहू के आने के बाद वो सुशीला से कहता है, अब तो बहू आ गई ना, अब तो हम अपने असली अवतार में आ सकते हैं सुशीला जी। यह चॉपस्टिक से खाने से पेट नहीं भरता मेरा, उंगलियां अकड़ जाती है, सो अलग। अरे नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी हमारा करण बाकी है। अगर अभी सारा राज खोल दिया तो करण की शादी कैसे होगी? लोग क्या कहेंगे, धोखा करके पहली बहू को ले आए, अब उसके बाद कोई अपनी बेटी को करण से ब्याहने तैयार होगा क्या? और सभी अपनी एक्टिंग जारी रखते हैं। इन सब से अनजान पूजा अगली सुबह एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है। आप कहाँ चली मम्मी जी, पहले नाश्ता तो कर लीजिए, उसके बाद में चली जाइएगा। अरे बेटा वो क्या है ना, मेरा ब्रेकफास्ट तो मोस्टली कैफ़े में ही होता है। जब तक अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर मैं चिल ना कर लूँ, मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। तुम बाकी सबको खिला दो बेटा। यू नो भाभी, मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ये बटर का पराठा मैं नहीं खा पाऊंगी, आप भैया को खिला दो। मैं तो खुद डाइट पर हूँ बेबी। मुझे बार बार फॉरेन टूर पर जाना पड़ता है, और ये पराठे की आदत लग गई ना तो वहाँ तो पराठे मिलेंगे नहीं, बेकार में मुझे भूखा रहना पड़ेगा, और फिर मुझे होगी इरिटेशन। करण भैया आप एक काम करिए भाभी, आप मेरे लिए पिज्ज़ा बना दीजिए। हाँ 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 भैया, अभी बना देती हूँ। पिज्ज़ा बनाती हुई पूजा पुराने गाने प्ले करके सुन रही थी, जिसे सुनते ही महेश कहता है, OMG बहू, ये 60-70s के बॉलीवुड सॉन्ग सुनती हो तुम? आई कांट बिलीव, इस ज़माने की हो ना तुम। 2024 के हॉलीवुड सॉन्ग सुनो बेटा। स्पेनिश सॉन्ग भी सही है पापा। पूजा अपने ससुराल में तो आ गई थी, पर उसे देश में रहते हुए भी विदेश का माहौल अपने ससुराल में मिल रहा था। एक साथ एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी उसके ससुराल वाले न एक साथ बैठकर खाना खाते, न साथ में वक्त बिताते। सभी या तो अपने फ़ोन में लगे रहते या हेडफोन लगाए अपने कमरे में बैठे रहते। ये बात अच्छी नहीं है। परिवार के लोगों को कम से कम एक वक्त तो एक साथ बैठकर खाना चाहिए। जिसे जो खाना है उसके लिए वो बना दूंगी, पर खाएंगे तो खाना सब साथ में ही। पूजा अपनी ननद के लिए क्रूसेंट बना देती है, अपने देवर के लिए पिज्ज़ा, अपनी सास के लिए ग्रिल्ड सैंडविच, अपने ससुर और पति के लिए ओट्स, और एक साथ सभी का खाना टेबल पर लगा देती है। इतने दिनों के बाद एक साथ खाकर पूरा परिवार खुश तो बहुत था, पर वो खुशी जाहिर नहीं कर सकते थे। मैं क्या कह रही थी बहू, हनीमून पर जाने का क्या सोचा है तूने? कोई फॉरेन ट्रिप कर लो। सुशीला जी कुछ ज़्यादा ही कंबल से निकलने लग जाती हैं। अरे भाई, कौन से पैसे हैं हमारे पास जो विदेश ले जाएगा प्रेम पूजा को? प्रेम तो खुद शहर से बाहर जाता है और सभी को बोल कर जाता है एयरपोर्ट से दुबई जा रहा हूँ। अब बहू ने सच में फॉरेन जाने को कह दिया तो क्या करेंगे हम? टेबल के नीचे से महेश अपनी बीवी को कोनी मार देता है और सुशीला समझ जाती है। अब अच्छा नहीं, अभी तो बेचारा करण फॉरेन होकर आया है, बार बार विदेश में ट्रैवल करेगा तो उसे जेट लैग हो जाएगा। बेटा तुम ना गोवा होकर आ जाओ। जाओ। मैं कह रही थी मम्मी जी की शादी के बाद की पहली ट्रिप है हमारी, तो क्यों ना पूरा परिवार साथ में वैष्णो देवी चले। शर्मा परिवार के लोगों को आज तक सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाले लोग मिले थे। उन्हें उनके जैसा रियल कोई मिला ही नहीं था। पर अब जब वो बाकी सबकी तरह बनने की होड़ में लग गए थे, तो उन्हें ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि पूजा वही लड़की थी जिनकी उन्हें तलाश थी। अगली सुबह पूजा की थाली लेकर पूजा मंदिर जाती है, जहाँ पुजारी जी से उसकी बातें शुरू होती है। अच्छा पहचान गया मैं तुम्हें, सुशीला जी की बहू हो ना? बहुत सीधी महिला है सुशीला जी। एक बार मैं मंदिर को देर से पहुंच सकता हूँ पर तुम्हारी सास नहीं। पर पता नहीं क्या बात होगी, कुछ महीनों से उन्होंने मंदिर में आना ही छोड़ दिया। पर वो भी क्या करेंगी बेचारी, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है, पूजा पाठ करने वाले लोगों को लोग गंवार समझने लगे हैं। बस कुछ महीनों से मम्मी ने मंदिर आना छोड़ा है। पूजा को कुछ न कुछ क्लैरिटी मिलने लगती है और पूरी बात जानने के लिए वो सबसे पहले पायल के यहाँ जाती है। मेरा रिश्ता नहीं करवाया था आंटी जी आपने, बताइए मुझे कौन होता है मॉडर्न अपने घर में? ये लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, अंग्रेजी गाना सुनना, विदेश की बातें करना, अतरंगी कपड़े पहनना। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं भारत में हूँ, घर जैसा बिल्कुल नहीं लगता।
अरे बेटा तुझे तो खुश होना चाहिए, सब अपना काम खुद ही कर लेते हैं। ना तुझे खाना बनाने की टेंशन, ना देवर सास ससुर की खातिर करने की टेंशन। सभी लड़कियां ऐसा ही तो ससुराल चाहती है। पर मैं ऐसी नहीं हूँ आंटी जी, मुझे पूरा परिवार चाहिए। ऐसा परिवार जहाँ सब साथ रहे, हंसे बोले। मुझे अभी अभी पता चला कि मम्मी जी पहले मंदिर भी जाती थी। अरे भाभी ना पूछ मत, बिना मंदिर जाए रहा नहीं जाता था तेरी सास से। बड़ा सीधा परिवार, न किसी से मिलना जुलना, न कोई पार्टी में जाना। सभी बस आपस में एक दूसरे को दोस्त मानते और रहते थे। फिर क्या, इन्होंने भी दुनिया को देखा और बदल गए। मुझे तो लगता है उनके पास अचानक ही कहीं से मोटा पैसा आया है, और पैसा ना अच्छे अच्छे को बदल देता है। पायल से सब पता करने के बाद पूजा अपनी तहकीकात शुरू करती है और बाकी सारे डिटेल्स भी निकाल लेती है। शाम को पूजा जब अपने कमरे से बाहर आती है, हॉल में उसके देवर की शादी की बात चल रही थी। कितनी भी मॉडर्न लड़की हो मम्मी, आराम से हमारे घर में सेटल हो जाएगी। क्यों भाभी? मॉडर्न लड़कियां आप लोगों ने देखी नहीं है दीदी, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। आप लोगों को आज के ज़माने का बनना है ना, आज के ज़माने की लड़की लानी है ना, ठीक है लेकर आइए, पर वो आप लोगों को जेल भेजने में देरी नहीं करेगी। अपना पॉइंट रखना समझ में आता है पूजा, पर ये तुम क्या कह रही हो? बात क्या चल रही है? तुम बोल क्या रही हो? दुनिया मॉडर्न है तो लड़की मॉडर्न ही आएगी ना। बहुत हो गया आप लोगों का ड्रामा, सब पता चल गया है मुझे। मुश्किल से 60,000 कमाता है प्रेम, और करण की सैलरी है 25,000 रुपये। इंसेंटिव लेकर लोगों के सामने आप लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि आप लोगों के पास अचानक ही कहीं से मोटा पैसा आ गया है, जो कि नहीं आया है। सिर्फ एक पूजा ही है जो ये सब जानने के बाद भी सीधा अपने मायके जाकर नहीं बैठी। कोई और लड़की होती और उसे पता चलता कि सच्चाई ये है, तो सबसे पहले वो आप सब पर केस डालती फ्रॉड का। वो नहीं मान जाती गोवा या वैष्णो देवी हनीमून पर जाने के लिए, उसे फिर फॉरेन ही जाना होता। मम्मी जी, घर पर कोई बीमार पड़े या किसी का दिल टूटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो परिवार को अलग करने के मोटिव से ही आती। मॉडर्न होना और संस्कारहीन होने में फ़र्क होता है। ये किस होड़ में लग गए हैं आप लोग? इस दुनिया में अगर आप जैसा परिवार है तो आपके परिवार में आने के लिए बहू भी बनाई होगी भगवान ने, और मैं भी तो आई हूँ ना यहाँ। बहू ठीक कह रही है सुशीला जी, वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि पूजा बेटी जैसी बहू हमारे घर आ गई, वरना उस प्रिया जैसी लड़की आती तो पता नहीं हम लोगों की क्या हालत होती। करण के लिए लड़की देखने जाना है ना, तो अपनी असलियत के साथ जाना है मम्मी जी, नकली बनकर नहीं। लड़की हमारे घर के लायक नहीं रहेगी तो मना कर देंगे, सिंपल। अजी पहले आप ये बैकग्राउंड में जो अंग्रेजी म्यूज़िक बज रहा है उसे बंद कर दीजिए और भजन लगाइए। क्या बताऊँ बेटा, ये विदेशी बनने की एक्टिंग ने मेरे दिमाग का दही कर दिया था। कॉफ़ी पी पी कर मेरे मुंह का स्वाद ही चला गया है। ज़रा चाय तो बना दे बेटा। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने, मुझे तो मेरी भाभी जैसी बहू चाहिए, दिखावा करने वाली बीवी नहीं चाहिए। और ऐसे विदेशी ससुराल को देसी बहू मिल जाती है।